Good morning, students. Today we are going to discuss on the negative feedback limits apical meristem size. Negative feedback limits apical meristem size. How can negative feedback limits the apical meristem size? The ongoing recruitment of initial derivatives into various tissues and organs of the shoot, some underlying mechanism which balances the production of new and determined cells with their recruitment into various types of tissues and organs. Analysis of the clavata 1, 2 and 3 genes has revealed at least part of such a mechanism and has suggested the involvement of a combination of positive and negative feedback regulation. तो ये जो शूट्स में जो टिश्यूज बन रहे हैं या वो बन के कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाके कौन सा पादप का कौन सा अंग वो बनाएंगे, पत्ते बनाएंगे या बनाएंगे, तो ये जो इसके बीच में कौन सा मैकेनिज्म जो प्रोडक्शन जो बैलेंस कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड डिटरमिन्ड सेल्स का और वापस उनका जो जहाँ पे जाके कि रिक्रूट हो रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स बना रहे हैं। तो जब हम एनालिसिस करते हैं क्लैवेटा 1, 2, 3 एंड जीन्स को, तो हमने देखा ये इन्वॉल्वमेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन। यहाँ पे तो मैकेनिज्म है जो कि इसके पीछे है। All the three genes were first described in terms of their mutant phenotypes, in which the same was grossly enlarged, leading to an easily recognizable increase in the number of lateral organs produced, especially floral organs. जो हम लोगों ने पहले हम देखते हैं कि जो तीनों जीन्स हैं वो किस टर्म में उनको डिस्क्राइब किया था कि ये म्यूटेंट फिनोटाइप्स हैं, जिसके अंदर की जो फिनोटाइप्स जो म्यूटेंट फिनोटाइप्स है, तो इसमें म्यूटेशन हो रहा है जीन्स के अंदर, जिसके कारण की जो सैम का जो आकार है वो एकदम से बढ़ जाता है और जो लेटरल ऑर्गन्स है स्पेशली जो फ्लोरल ऑर्गन्स है उनके भी आकार में बढ़ के इसमें म्यूटेशन के कारण उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। The similar loss of function phenotype for all three genes suggested that their protein products normally function interdependently to limit meristemic size, a prediction that has been supported by biochemical and molecular analysis. Molecular cloning revealed that all the three CLV genes and encode components of a membrane spanning receptor kinase सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही अगर इसका जो फंक्शन जो लॉस होता है जो फिनोटाइप्स का इन जो तीनों जीन्स के अंदर, तो ये हम लोग कह सकते हैं इसका कोई प्रोटीन जो प्रोडक्ट है तीनों जीन्स का वो अपने आप स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं मेरिस्टम के साइज को बनाए रखने के अंदर। एक अनुमान लगाया गया तो ये कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इनको मेरिस्टम साइज को बनाए रख रहा है। जिस जो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग जब की गई तो उससे ये जो तीनों जीन्स के जो उनको एनकोड किया गया तो वो पता लगाया गया कि ये एक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर काइनेस सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। CLV encodes a leucine-rich repeat kinase which contains an extracellular ligand binding domain, a membrane spanning domain and an intracellular kinase domain. तो जो CLV1 जीन है वो उसके अंदर किसको एनकोड करता है, वो एक ल्यूसाइन रिच रिपीट है उस काइनेस से, एल इसको शॉर्ट में LR बोलते हैं, जिसमें कि विच कंटेन रिपीट कंटेन करती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड से बाइंडिंग कर लेता है डोमेन एंड मेम्ब्रेन स्पैनिंग, एक मेम्ब्रेन के अंदर स्पैनिंग डोमेन है, इंट्रा सेल्यूलर काइनेस डोमेन और एक इंट्रा सेल्यूलर कोशिकाओं के अंदर तरफ काइनेस डोमेन को बताता है। प्लांट्स आर नोन to contain hundreds of different genes that encode such proteins which probably enable
cellular responses to various types of extracellular signals। तो हम ऐसे जीन्स के अंदर बहुत सारे जीन्स को जानते हैं प्लांट के अंदर, जो कि ऐसे प्रोटीन्स को एनकोड करता है जिसके कारण की जो कोशिकाओं के जो अंदर है वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स क्रिएट होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो सिग्नल्स के फलस्वरूप। तो CLV2 एनकोड्स अ क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन, ये एनकोड्स करता है प्रोटीन का जिस लेकिन उसके अंदर जो CLV2 है उसके अंदर होता है जो काइनेस डोमेन है उसका अभाव होता है। The leucine-rich domain of both proteins are thought to enable the formation of a heterodimer complex between CLV1 and CLV2, which appears essential for the kinase activity of CLV1। तो जो leucine-rich domain है दोनों प्रोटीन्स का, वो दोनों फॉर्मेशन करता है हेट्रोडाइमर कॉम्प्लेक्स की CLV1 और CLV2 के अंदर, जो कि इसेंशियल है काइनेस एक्टिविटी ऑफ CLV1 के लिए। ये मॉडल है CLEVATA-1 एंड CLEVATA-2 रिसेप्टर काइनेस सिग्नलिंग कैस्केड का, which forms a negative feedback loop with the WUS gene। तो जैसे ही WUS जीन का एक्सप्रेशन होता है, ये प्रमोट्स करता है द एक्सप्रेशन ऑफ CLV3 जीन्स को। तो ये जो CLV3 जीन्स एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे, अब ये जो है दो जीन्स है CLV1 और CLV2, ये मिलके क्या बना रहे हैं, हेट्रोडाइमर बना रहे हैं। ये इसका ल्यूसाइन रिच डोमेन है, ये इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये इंट्रा सेल्यूलर। So the binding of the CLV3 multimer to the extracellular domain of the CLV1 oblique CLV2 heterodimer induces autophosphorylation of the cytoplasmic domain of the CLV1। तो जैसे ही बाइंडिंग होती है CLV3 मल्टीमर टू द जो इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो डोमेन्स है CLV1 और CLV2 हेट्रोडाइमर्स के, जैसे ये बाइंड करता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाइंड हो रहा है इससे कॉम्प्लेक्स से, तो इंड्यूसेस ऑटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है CLV1 का, उसमें ऑटोफॉस्फोरिलेशन होता है। यहाँ देखिए phosphorylated CLV1 binds to the downstream effector molecules। जैसे ये फॉस्फोरिलेशन हो गया तो उसके बाद में क्या होगा, जो डाउनस्ट्रीम इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन फॉस्फेटेज कैप बोलते हैं, एंड RH GTPase इसको शॉर्ट में बोलते हैं ROP। ये जो फॉस्फोरिलेटेड CLV1 बाइंड्स करता है इसे काइनेस एसोसिएटेड प्रोटीन फॉस्फेटेज से एंड RH GTPase से। ये जो कैप है ये इज अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ CLV1। तो ये जो केस कैप है इसका नेगेटिव रेगुलेटर है CLV1 का। और ROP में एक्ट थ्रू अ माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस MAPK कैस्केड टू रिप्रेस WUS जीन एक्सप्रेशन फॉर्मिंग अ नेगेटिव फीडबैक लूप। तो ये जो ROP में एक्ट थ्रू अ माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस के रूप में एक्ट करता है और कैस्केड टू रिप्रेस करता है WUS जीन एक्सप्रेशन को, फॉर्मिंग अ नेगेटिव फीडबैक लूप। तो ये नेगेटिव फीडबैक लूप बनाता है। हाउ डज द काइनेस एक्टिविटी ऑफ द CLV कॉम्प्लेक्स सप्रेस मेरिस्टेम ग्रोथ। तो ये जो काइनेस CLV कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो काइनेस की क्या एक्टिविटी जिस कारण की सप्रेस करता है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ को, अकॉर्डिंग टू वन वेल सपोर्टेड मॉडल CLV activity triggers a signaling cascade। हमने पिछले इसमें स्लाइड में पढ़ा कि जो CLV की जो एक्टिविटी है वो ट्रिगर्स करती है सिग्नलिंग कैस्केड को
that ultimately represses WUS, a key gene required for ongoing cell division in the SAM. वो रिप्रेस किसको कर रही है? WS जीन के एक्सप्रेशन को, जो कि सेल डिवीजन के लिए आवश्यक होता है सैम के अंदर, उसको ये रिप्रेस करता है. सिग्नलिंग कैस्केड है. कंसिस्टेंट विद दिस मॉडल, WUS ट्रांसक्रिप्शन इज इंक्रीज्ड इन CLV म्यूटेंट्स. इस मॉडल में दिखाया जो WS ट्रांसक्रिप्शन बढ़ रहा है इज इंक्रीज्ड इन CLV म्यूट. जो CLV जीन्स जिनमें की म्यूटेशन हो जाता है, तो वो जो प्लांट्स जिनमें CLV म्यूटेंट बनते हैं उनमें क्या होगा कि जो WS ट्रांसक्रिप्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो जीन का जो फंक्शन है उसमें चेंजेस आ जाएंगे. CLV जीन्स के फंक्शंस में जो म्यूटेंट्स होंगे उनके अंदर, तो उसमें WS ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा, विच लीड्स टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सैम. और जो म्यूटेंट्स होंगे CLV म्यूटेंट्स, जिसके अंदर की जो CLV जीन्स है उनमें म्यूटेशन हो गया है, तो उनके साइज में, म्यूटेंट्स के अंदर जो साइज होगा सैम का वो इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पे जो WUS जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो रहा है. Conversely, WUS transcription can be completely suppressed by the overexpression of CL. जो WUS ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है वो completely suppress कौन कर रहा है? By the overexpression of CLV3 के द्वारा, leading to a phenocopy of the mutant phenotype. तो उससे क्या है, किसकी फिनोकॉपी बनेगी? WUS mutant phenotype. तो अगर CLV जो WS ट्रांसक्रिप्शन बढ़ रहा है वो सप्रेस करेगा ओवर एक्सप्रेशन ऑफ CLV3, लीडिंग टू अ फिनोकॉपी ऑफ WS म्यूटेंट. तो इसका उसके कारण क्या होगा? अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन होगा CLV3 का, तो वापस सप्रेस करता है WUS को, जीन को, और उसके कारण ये क्या बनेगी? एक WS म्यूटेंट फिनोटाइप बन जाएगा, इन विच द मेरिस्टम इज लॉस्ट. तो जिसके कारण की जो मेरिस्टम होगा उसका जो काम है वो खत्म हो जाएगा. तो WS म्यूटेंट के अंदर जो मेरिस्टम है वो नहीं पाया जाता है. Thus, although the complete set of elements of this signaling cascade has not been defined, it is evident that CLV kinase activity suppress WUS transcription. तो इसका जो ऑल्दो जो कंप्लीट सेट है सिग्नलिंग कैस्केड का तो इतना डिफाइन नहीं किया गया, फिर भी एक एविडेंट है कि जो CLV काइनेस है एक्टिविटी क्या करती है? सप्रेस करती है WUS ट्रांसक्रिप्शन को. मॉडल ऑफ द फीडबैक लूप दैट मेंटेन्स इनिशियल सेल्स इन द सैम. ये फीडबैक लूप है जो मेंटेन करता है इनिशियल सेल्स इन द शूट एपिकल मेरिस्टम. तो आप देखिए, एन इंक्रीज, first step, an increase in the number of stem cells promotes transcription of the CLV3. तो अगर ये स्टेम सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है तो इससे क्या प्रमोट होता है? CLV3 जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन. एस CLV3 स्मॉल पेप्टाइड, ये स्मॉल पेप्टाइड जो कि बाइंड्स करते हैं CLV1 and suppress the expression of the WUS. तो CLV3 जैसे ही बाइंड करेगा CLV1 जीन से एंड सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ, और ये सप्रेस कर देगा WUS एक्सप्रेशन को. WUS is required for the maintenance of the stem cell number. जो WS जीन है वो रिक्वायर्ड करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टेम सेल नंबर्स के लिए. स्टेम सेल का नंबर है वो जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उसके अंदर WS जीन बनाए रखता है. As stem cell number decreases, the level of CLV3 is reduced, allowing the expression of WUS, which causes an increase in stem cell number. तो जैसे स्टेम सेल का नंबर डिक्रीज होगा तो जो लेवल होगा CLV3 उसका लेवल भी कम हो जाएगा. अलाविंग जैसे कम होगा तो वो क्या होगा? अब ऑटोमेटिकली
जो W एक्सप्रेस होगा, अलाउिंग करेगा उसका, विच कॉजेज इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टेम सेल। तो उसके कारण जैसे ये W एक्सप्रेस होगा तो उसी कारण जो स्टेम सेल नंबर का है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। The foregoing observation suggests a mechanism that limits the size of the meristem, but leave open the question how the meristem limiting activity of CLV itself is regulated। ये ऑब्जर्वेशन दिखाती है कि जो मैकेनिज्म है दैट लिमिट साइज ऑफ मेरिस्टम, जो कि साइज ऑफ मेरिस्टम को लिमिट मतलब मेंटेन कर रही है, बट लीव ओपन कि जो एक्टिविटी है CLV इटसेल्फ कैसे उसको रेगुलेट की जाती है। Molecular analysis offer an explanation by showing that transcription of the CLV3 gene is promoted by WUS। जो CLV3 जीन है उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कौन प्रमोट करता है? WUS जीन। Thus WUS expression not only stimulates the activity of the apical initials and promotes meristem growth, but also induces an increase in CLV activity। तो जैसे ही WUS जीन का एक्सप्रेशन होता है वो स्टिमुलेट्स करता है, जो एक्टिविटी एपिकल इनिशियल को बढ़ाता है, प्रमोट्स करता है, जो मेरिस्टम ग्रोथ उसको बढ़ाता है, बट और जो उसकी CLV एक्टिविटी है उसको भी ये बढ़ाता है, विच इन टर्न जैसे ज्यादा हो जाएगी इंक्रीज तो वापस से फीडबैक क्या होगा, जो CLV3 है वो लिमिट्स कर देगा WUS ट्रांसक्रिप्शन। This system of feedback regulation provides a simple but elegant means of maintaining a dynamic equilibrium between the production of new undetermined cells and their recruitment into the differentiated tissues and organs। तो एक तरह से ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये इसके अंदर रेगुलेट करता है नए जो अनडिटरमिन्ड सेल्स है उनका बनना, और वो कौन कौन से हिस्से में उनको भेजना है, उनसे कौन कौन से टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनेंगे। थैंक यू।